हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम ऑफ स्टडी। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 3 आंकड़ों के संकलन की जनगणना एवं प्रतिदर्श विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैं बना चुका हूँ, जो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप मिल जाएगा। आप वहाँ जाके पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो अपना टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इसमें जो है प्रतिदर्श की विधियाँ उनके बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो है 6 विधियाँ होती हैं, जिसको हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिदर्श की विधियाँ। प्रतिदर्श की विधियाँ या तकनीकों को मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है यादृच्छिक प्रतिदर्श। यादृच्छिक प्रतिदर्श वह विधि है के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। यादृच्छिक प्रतिदर्श में जो है जो समग्र की प्रत्येक इकाई होती है उसको प्रतिदर्श के रूप में चुनने का समान अवसर मिलता है। यादृच्छिक प्रतिदर्श के अनुसार प्रतिदर्श चुनने की विधियाँ निम्नलिखित है। जो हमारी यादृच्छिक प्रतिदर्श है उसको भी हमने 2 भागों में बांट रखा है। नंबर 1 है लॉटरी विधि। इस विधि में समग्र की सभी इकाइयों की पर्चियाँ बना ली जाती हैं। एक निष्पक्ष व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता स्वयं आंखें बंद करके उतनी पर्चियाँ उठा लेता है जितनी इकाइयाँ प्रतिदर्श में शामिल की जानी होती है। लॉटरी विधि में क्या होता है कि हम जो है समग्र की सभी इकाइयों, मान लीजिए हमारे पास 10 इकाइयाँ हैं, तो हमने उन 10 इकाइयों की जो है हम पर्ची बना लेते हैं और उनको हम एक बॉक्स में रख देते हैं, जिसमें जो हमारा अनुसंधानकर्ता जो आके उसमें से जितने हमें अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता को प्रतिदर्श चाहिए वो उन पर्चियों को बाहर निकाल लेता है और उनको प्रतिदर्श में शामिल कर लेता है। तो नंबर 2 है यादृच्छिक संख्याओं की तालिका है। कई विद्वानों ने संख्याओं की सारणी का निर्माण किया है। इनकी सहायता से प्रतिदर्श चुनने में सहायता मिलती है। इन विभिन्न श्रेणियों में टिप्पत तालिका अधिक प्रसिद्ध तथा प्रचलित है। इसमें क्या है, कई विद्वानों ने प्रतिदर्श चुनने के लिए तालिकाओं का निर्माण किया है, जिसमें से टिप्पत तालिका जो है उसका अधिक प्रयोग किया जाता है और वह बहुत ही प्रचलित भी है। फिर आते हैं इस विधि के गुण। इस विधि के गुण निम्नलिखित हैं। इस विधि में पक्षपात की संभावना नहीं होती है। इस विधि में जो है पक्षपात की संभावना नहीं होती। नंबर 2 है समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनने का समान अवसर प्राप्त होता है। इसमें जो है प्रत्येक इकाई को चुनाव प्रतिदर्श चुनने का समान अवसर प्राप्त होता है। प्रतिदर्शों की शुद्धता का अनुमान लगाया जाता है। इसमें जो है प्रतिदर्श की शुद्धता का अनुमान भी लग जाता है और यह एक सरल विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता के समय तथा मेहनत की बचत होती है। इस विधि में क्या होता है कि यह एक सरल विधि भी है जिसमें अनुसंधानकर्ता की समय और मेहनत दोनों की बचत हो जाती है। फिर आते हैं इसके अवगुण। यदि प्रतिदर्श का आकार छोटा है तो इस विधि द्वारा सांख्य के समूह का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसमें क्या है, यदि जो हमारा प्रतिदर्श है उसका आकार जो छोटा है, इसमें तो इस विधि द्वारा जो है सांख्यिकी समूह का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। यदि सांख्यिकी समूह में कुछ इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण है कि उनका प्रतिदर्श में शामिल होना आवश्यक है तो यह विधि उपयुक्त नहीं है। कई बार हमारे पास ऐसी समस्या सामने आ जाती है कि जिसमें हमें जो हमारे पास जो प्रतिदर्श है या जो हमारे पास मदें हैं उनमें से कई मदें ऐसे महत्वपूर्ण हो जाती है जिनका प्रतिदर्श के रूप में शामिल होना ज़रूरी होता है।
इस तो यहाँ पर भी इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। नंबर 2 विधि हमारी जो है वह है सविचार प्रतिदर्श। सविचार प्रतिदर्श विधि वह विधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता समग्र में से अपनी इच्छा अनुसार प्रतिदर्श के रूप में ऐसी इकाइयाँ चुन लेता है जो उसकी राय में समग्र का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिदर्श की यह विधि पक्षपातपूर्ण हो सकती है, इसीलिए इसमें शुद्धता की संभावना कम हो जाती है। कुछ इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उनका शामिल करना आवश्यक हो जाता है। इस विधि में क्या है, जो हमारा अनुसंधान करता है वो अपनी इच्छा अनुसार प्रतिदर्श के रूप में इकाइयों को चुन लेता है जो उसकी राय में समग्र का प्रतिनिधित्व कर रही होती है, जिसकी वजह से इस विधि में पक्षपात की संभावना पाई जाती है, जिसके कारण इसमें शुद्धता कम हो जाती है। और कई बार हमारे पास ऐसी इकाइयाँ भी आ जाती है जिनका प्रतिदर्श में शामिल होना आवश्यक होता है। इस विधि के गुण, फिर आते हैं इस विधि के गुण, वो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। फिर आते हैं इस विधि के गुण। नंबर 1 है यह एक सरल विधि है। नंबर 2 है यह एक कम खर्चीली विधि भी है। बस इसके यही 2 गुण हैं। फिर आते हैं इसके अवगुण। नंबर 1 है पक्षपात की अधिक संभावना होती है, इसमें जो है पक्षपात की अधिक संभावना पाई जाती है। नंबर 2 है पक्षपात की संभावना के फलस्वरूप इस विधि की विश्वसनीयता संदेहपूर्ण हो जाती है। इस विधि में पक्षपात होने के कारण इस पर विश्वास करना संदेहपूर्ण हो जाता है। फिर हमारे नंबर 3 आती है सत्रित या मिश्रित विधि। प्रतिदर्श की यह विधि उस समय अपनाई जाती है जब किसी समग्र की इकाइयाँ एक समान न होकर विभिन्न विशेषताओं वाली होती है। सत्रित प्रतिदर्श विधि के अंतर्गत समग्र की इकाइयों को उनकी विशेषताओं के अनुसार विभिन्न भागों में बांट लिया जाता है तथा प्रत्येक भाग से यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधि द्वारा अलग अलग प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है जो उस भाग का प्रतिनिधित्व करते हो। इसमें क्या है, प्रतिदर्श की यह विधि तब अपनाई जाती है जब हमारे पास जो है समग्र की जो इकाइयाँ होती है उनकी जो है विशेषताएं अलग अलग होती है, तो हम यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा इसको जो उसको है अलग अलग भागों में बांट लेते हैं और उनके प्रतिदर्श का चुनाव कर लेते हैं जो उस भाग का प्रतिनिधित्व करता हो। सत्रित विधि को मिश्रित विधि भी कहा जाता है। इसे जो है हम मिश्रित विधि भी कहते हैं क्योंकि यह विधि सविचार और यादृच्छिक का मिश्रण है। इस विधि में समग्र का विभिन्न भागों में विभाजन किसी गुण विशेष के आधार पर सविचार द्वारा होता है, परंतु विभिन्न भागों में से प्रतिदर्श का चुनाव यादृच्छिक विधि द्वारा किया जाता है। इसमें क्या है, इस विधि को हम मिश्रित विधि भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सविचार और प्रतिदर्श दोनों विधि पाई जाती है। सविचार विधि का हम प्रयोग उसको विभिन्न भागों में बांटने के लिए करते हैं और प्रतिदर्श चुनने के लिए इसमें हम यादृच्छिक प्रतिदर्श का प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं इस विधि के गुण। इस विधि में इकाइयों के अधिक प्रतिनिधित्व की संभावना होती है। इसमें जो है अधिक प्रतिनिधित्व की संभावना पाई जाती है। इस विधि में विभिन्न स्तर के तत्वों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। इसमें जो है विभिन्न स्तर होने के कारण इनमें तुलनात्मक अध्ययन भी संभव होता है। यादृच्छिक प्रतिदर्श की यह विधि विश्वस्तरीय
और अर्थपूर्ण परिणाम देती है। यादृच्छिक प्रतिदर्श की जो यह विधि होती है इसमें विश्वस्तरीय और अर्थपूर्ण परिणाम निकलते हैं। फिर आते हैं इस विधि के अवगुण। इस विधि का क्षेत्र सीमित है क्योंकि यह विधि तभी अपनाई जा सकती है जब समग्र तथा उनके विभिन्न भागों की जानकारी हो। इस विधि का हम प्रयोग तभी कर सकते हैं जब इसका क्षेत्र सीमित होता है और जब हमें समग्र और उनके विभिन्न भागों की पूर्ण जानकारी होती है, तभी हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है, यदि समग्र को विभिन्न भागों में उचित प्रकार से नहीं बांटा गया हो तो पक्षपात की संभावना हो सकती है। इसमें क्या होता है, यदि हम समग्र को विभिन्न भागों में उचित प्रकार से नहीं बांट सकते तो इसमें भी पक्षपात की जो है संभावना पाई जाती है। नंबर 3 है, यदि जनसंख्या का आकार बहुत छोटा है तो उसे अधिक छोटे छोटे भागों में बांटना कठिन हो जाता है। यदि हमारी जनसंख्या का जो आकार है बहुत ही छोटा है तो भी हम इसे छोटे छोटे भागों में नहीं बांट सकते। ऐसा करना अनुसंधानकर्ता के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। फिर आते हैं हमारी नंबर 4, व्यवस्थित प्रतिदर्श। व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि में समग्र की इकाइयों को संख्यात्मक, भौगोलिक अथवा वर्णात्मक यानी अल्फ़ाबेटिक आधार पर क्रमबद्ध कर लिया जाता है। इनमें से प्रतिदर्श की पहले इकाई का चुनाव करके यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा प्रतिदर्श प्राप्त कर लिया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि हम जो है अपनी समग्र की इकाइयों को सांख्यिकी या अल्फ़ाबेटिकली यानी वर्णात्मक रूप से क्रमबद्ध कर लेते हैं और इसकी जो पहली इकाई होती है यानी फर्स्ट जो हमारी इकाई होती है उसको ही हम यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा अपना प्रतिदर्श चुन लेते हैं। फिर आते हैं इस विधि के गुण। यह एक सरल प्रणाली है, इसके द्वारा प्रतिदर्श प्राप्त करने आसान होता है। इसका जो पहला जो गुण है वो है कि यह एक सरल प्रणाली है और इसका प्रतिदर्श प्राप्त करना भी आसान होता है। इस प्रणाली में पक्षपात की संभावना कम होती है। इसमें जो है पक्षपात की संभावना भी कम पाई जाती है। फिर आते हैं इस विधि के अवगुण। नंबर 1 है, इस विधि में प्रत्येक इकाई को चुनाव का समान अवसर प्राप्त नहीं होता क्योंकि पहली इकाई का चुनाव यादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर कर लिया जाता है। इसमें जो है हम सभी इकाइयों को चुनाव का समान अवसर प्राप्त नहीं कराते हैं। इसमें जो है सभी इकाइयों को चुनने का समान अवसर प्राप्त नहीं होता और जो हमारी पहली जो इकाई होती है उसको ही हम यादृच्छिक प्रतिदर्श द्वारा अपना प्रतिदर्श चुन लेते हैं। नंबर 2 है, यदि सभी इकाइयों की विशेषताएं समान हो तो निष्कर्ष प्राप्त नहीं होंगे। यदि इस विधि में सभी इकाइयों की विशेषताएं समान पाई जाती है तो इसके निष्कर्ष निकालना भी संभव नहीं होता। फिर आती है हमारी कोटा या अभ्यंश प्रतिदर्श। प्रतिदर्श की अभ्यंश विधि में जनसंख्या को इकाइयों की विशेषताओं के आधार पर कई भागों में बांट लिया जाता है। इस विभिन्न भागों का कुल जनसंख्या में अनुपात निर्धारित कर लिया जाता है। इसके गणकों को यह बता दिया जाता है कि उन्हें किस भाग में से कितनी इकाइयाँ चुननी हैं। इस प्रकार प्रतिदर्श की इकाई का अभ्यंश या कोटा निश्चित कर दिया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि हम जनसंख्या को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भागों में जो है बांट देते हैं और उसके गणकों को यह भी बता देते हैं कि उसको कितने भाग में से इकाइयों का चुनाव करना है। इस प्रकार जो है वो
इकाइयों जो प्रतिदर्श की इकाइयों का अभ्यंश या कोटा निश्चित कर दिया जाता है। नंबर 6 है सुविधाजनक प्रतिदर्श। इस विधि में अनुसंधानकर्ता को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि उसे जो तरीका सुविधाजनक मालूम पड़ता है उसी के अनुसार प्रतिदर्श का चुनाव करना है। इस विधि में क्या होता है कि जो हमारा अनुसंधान करता होता है उसको यह स्वतंत्रता होती है कि वह जिसको भी चाहे जैसे भी चाहे यानी जो सुविधा उसको पसंद आती है उसी सुविधा अनुसार अपना प्रतिदर्श उसको मान लेता है। इसके गुण है कि यह विधि कम खर्चीली तथा सरल है। और इसके जो अवगुण आते हैं वो है परंतु अवैज्ञानिक और अविश्वसनीयता है। जो यह विधि जो है अवैज्ञानिक और अविश्वसनीय है। इस प्रणाली में गणकों पर निर्भरता बढ़ जाती है। इसमें जो है हमारे जो गणक होते हैं उन पर ही निर्भरता बढ़ जाती है। फिर आता है प्रतिदर्श सांख्यिकी की विश्वसनीयता। प्रतिदर्श की विश्वसनीयता मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1 है प्रतिदर्श का आकार। प्रतिदर्श की विश्वसनीयता प्रतिदर्श के आकार पर निर्भर करती है। यदि प्रतिदर्श का आकार बहुत कम होगा तो वह समग्र का ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। इसके फलस्वरूप उसके आधार पर निकाले गए निष्कर्षों में विश्वसनीयता का अभाव होगा। इसमें जो है जब हम प्रतिदर्श का जो आकार होता है उस पर भी उसकी विश्वसनीयता निर्भर करती है। यदि जो हमारा आकार कम है तो समग्र का वो ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो हम निकाले गए जो हमारे निष्कर्ष होंगे उसमें भी विश्वसनीयता का अभाव पाया जाएगा। नंबर 2 है प्रतिदर्श की विधियाँ। यदि प्रतिदर्श की विधियाँ सरल तथा व्यापक नहीं होगी तो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इसका परिणाम यह होगा कि प्रतिदर्श पर आधारित निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होंगे। इसमें क्या है, यदि हम प्रतिदर्श निकालने के लिए हम सरल या व्यापक विधि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो जो हमारा समग्र है वो उचित प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। तो इसका परिणाम यह होगा कि जो हम प्रतिदर्श पर आधारित निष्कर्ष निकाल रहे हैं उनमें भी विश्वसनीयता कम होती है या उसमें जो है विश्वसनीयता कम पाई जाएगी। नंबर 3 है सूचकों तथा प्रगणकों में पक्षपात की भावना। यदि सूचकों तथा प्रगणकों में पक्षपात की भावना होगी तो प्रतिदर्श संबंधी आंकड़े विश्वसनीय नहीं होंगे। यदि सूचकों और प्रगणकों में पक्षपात की भावना होगी जिसकी वजह से जो हम आंकड़े इकट्ठे करेंगे उनमें भी विश्वसनीयता नहीं होगी। नंबर 4 है प्रगणकों का प्रशिक्षण। प्रतिदर्श की विश्वसनीयता प्रगणकों के प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। यदि प्रगणक प्रशिक्षित नहीं है अर्थात अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं है तो प्रतिदर्श में विश्वसनीयता का अभाव होगा। इसमें क्या होता है, जो हमारे प्रगणक होते हैं यानी जो हम गणना करने वाले हैं या अनुसंधानकर्ता भी हम उनको बोल सकते हैं, यदि उनको अपने क्षेत्र के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो इसकी वजह से भी जो हम प्रतिदर्श निकाल रहे हैं उसमें भी विश्वसनीयता का अभाव पाया जाएगा। फिर आती है जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियाँ, एक तुलनात्मक दृष्टिकोण। इसमें जो है हम जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियों की जो है हम तुलना करते हैं। तो नंबर 1 है अक्षेत्र। जनगणना विधि में किसी समग्र की सभी मदों के संबंध में सूचना एकत्रित की जाती है। इसके विपरीत प्रतिदर्श विधि में समग्र की केवल कुछ मदों या प्रतिदर्श जो
समर्ग का प्रतिनिधित्व करती है के संबंध में एकत्रित की जाती है। क्या होता है, जनगणना विधि में हम जो है समर्ग के सभी मदों का जानकारी इकट्ठा करते हैं, जबकि प्रतिदर्श विधि में हम केवल कुछ मदों या उन्हीं प्रतिदर्श के बारे में सूचना इकट्ठी करते हैं जो समर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। फिर नंबर 2 है उपयुक्तता। जनगणना विधि उन अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है जहां अनुसंधान का क्षेत्र सीमित है। इसके विपरीत प्रतिदर्श विधि का उपयोग बहुत अधिक मदों वाले समर्ग तथा उन सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होगा जहां अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा है। छोटी सी बात है कि जनगणना विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि प्रतिदर्श विधि का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा होता है। नंबर 3 है शुद्धता। जनगणना विधि द्वारा एकत्रित की गई सूचना में अधिक विश्वसनीयता तथा शुद्धता होती है, क्योंकि समर्ग की प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है। इसकी तुलना में प्रतिदर्श विधि द्वारा एकत्रित की गई सूचना में शुद्धता तथा विश्वसनीयता कम होती है, क्योंकि समर्ग में केवल कुछ इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, परंतु प्रतिदर्श विधि में मदों की संख्या कम होने के कारण गलती का आसानी से पता चल जाता है। इसीलिए प्रतिदर्श विधि जनगणना विधि की तुलना में अधिक विश्वसनीय हो जाती है। इसमें क्या है, जनगणना विधि द्वारा जो हम आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं उसमें विश्वसनीयता और शुद्धता दोनों ही अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि जो हमारे अनुसंधानकर्ता जो होते हैं वो प्रत्येक इकाई से आंकड़े एकत्रित करते हैं, यानी उनसे प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर सूचना एकत्रित करते हैं, जबकि प्रतिदर्श विधि में शुद्धता तथा विश्वसनीयता कम पाए जाते हैं, क्योंकि समर्ग में केवल उनकी कुछ इकाइयों या जो समर्ग की इकाइयों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है उसके बारे में ही हम जानकारी इकट्ठी करते हैं। परंतु प्रतिदर्श विधि में मदों की संख्या कम होने के कारण जो है उसमें गलती का आसानी से पता चल जाता है, जिसके कारण हम प्रतिदर्श विधि को अधिक विश्वसनीयता देते हैं। नंबर 4 है लागत। जनगणना विधि की तुलना में प्राय प्रतिदर्श विधि में धन और श्रम कम लगता है। इसका कारण यह है कि जनसंख्या में से प्रतिदर्श का आकार जितना कम होगा उनके अन्वेषण की लागत उतनी ही कम होगी। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जनगणना विधि है उसमें धन और श्रम दोनों की लागत अधिक होती है, जबकि प्रतिदर्श विधि में धन और श्रम दोनों ही कम लगते हैं। नंबर 5 है समय। जनगणना विधि में समय अधिक लगता है तथा निष्कर्ष निकालने में काफ़ी विलंब हो जाता है। इसके विपरीत प्रतिदर्श विधि में समय कम लगता है तथा निष्कर्ष शीघ्रतापूर्ण प्राप्त हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जनगणना विधि में जो है हमारा समय अधिक लगता है, जिसके कारण हमें निष्कर्ष निकालने में देरी होती है, परंतु प्रतिदर्श विधि में समय कम लगता है और इसके फलस्वरूप हमारे निष्कर्ष जल्दी ही निकल जाते हैं। नंबर 6 मदों का स्वरूप। जनगणना विधि उन स्थिति में उपयोगी होती है जिनमें समर्ग की मदें विजातीय होती हैं, अर्थात उनमें समानता नहीं पाई जाती है। इसके विपरीत प्रतिदर्श विधि वहाँ पर उपयोगी है जहाँ समर्ग की मदों में समानता पाई जाती है, अर्थात मदें सजातीय होती है। इसमें क्या होता है कि जनगणना विधि वहाँ पर प्रयोग करते हैं हम लोग जहाँ पर मदें
विजाति होती है, यानी उनमें समानता नहीं पाई जाती है। जबकि प्रतिदर्श विधि वहाँ पर प्रयोग की जाती है जहाँ पे मदों में समानता पाई जाती है, यानी वो सजातीय होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।